वसई विरार शहर महानगर पालिका को भ्रष्टाचार का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि वसई विरार शहर महानगर पालिका के कई भ्रष्टाचार भी उजागर हो चुके हैं। वैसे एक मामला सामने आया है जहां पे हमारे पत्रकार मित्र के द्वारा लगातार कई महीनों तक सूचना के अधिकार के द्वारा जानकारी मांगी गई, और जानकारी कहीं ना कहीं मनपा प्रशासन के भ्रष्टाचार से जुड़ी थी, और खास तौर से मनपा आयुक्त अनिल पवार से भी अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई। हालांकि वह भ्रष्टाचार क्या है और किस प्रकार की जानकारी सूचना के अधिकार के द्वारा प्राप्त की गई, सारी जब बातें जानने के लिए हम बात करेंगे यूसुफ भाई से, जो हमारे पत्रकार मित्र हैं और इन्होंने आरटीआई एक्टिविस्ट की तरह भी अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाई है। यूसुफ जी नमस्कार। नमस्कार। यूसुफ जी, पिछले कई महीनों से आप आरटीआई डाल करके कुछ जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे, और मुझे लगता है कुछ महीनों की मेहनत के बाद आखिर सफलता भी आपको हासिल हुई, और क्या जानकारी सामने आई जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है? आपने भ्रष्टाचार ये शब्द बोला है, भ्रष्टाचार तो है ही है। भ्रष्टाचार तो कई मामलों में दिखता है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार से और बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। वो किस तरह हो रहा है कि शिक्षित बेरोजगारों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है कि यहाँ रसूख के दम पर महानगर पालिका में कैसे भी किसी को भी बैकडोर से, पीछे के दरवाजे से एंट्री मिल रही है। अब उसका एक जीता जागता सबूत, जैसा आपने अभी बताया, मैंने महानगर पालिका के ही दस्तावेज से, आरटीआई से मैंने पता निकाला, तो महानगर पालिका आयुक्त, उनकी भूमिका संदेहजनक नहीं, इसमें पूरी पूरी उनकी भूमिका है। मतलब कह सकते हैं कि जो ये मामला सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मनपा आयुक्त से जुड़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि ये जो मामला जुड़ा हुआ है वो मनपा आयुक्त के खास यानी कि उनका ड्राइवर, जिसका नाम है मधुकर राउत, और वो ड्राइवर मधुकर राउत है, वो महानगर पालिका के पास, उसकी ऐसी मुझे जानकारी मिली है कि वो प्राइवेट है, यानी कि उसकी पगार महानगर पालिका आयुक्त अपने निजी पैसों से करते हैं। लेकिन मधुकर राउत महानगर पालिका आयुक्त के पास कब से आया, नहीं आया, वो प्राइवेट है, उसका हम यहाँ जिक्र बाद में करेंगे। लेकिन मधुकर राउत ने महानगर पालिका आयुक्त के संपर्क में आने के बाद, उनके साथ उनके यहाँ नौकरी में लगने के बाद, बैकडोर से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार अपने बेटे बेटियों को महानगर पालिका में ठेका पद्धति पे उसने नौकरी पे लगवाया। अब मेरा बात जो मैंने अभी आगे कहा कि शिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय है, तो आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह का माहौल है। बेरोजगारी से कई परिवार उजड़ रहे हैं। शिक्षित लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई क्या कदम उठा देता है, कोई क्या कदम उठा देता है। ऐसे में एक ही परिवार में लाख रुपए से ज्यादा की पगार महानगर पालिका खाते से जा रही है। अब इस सब के पीछे खेल है वो है ठेका पद्धति। ठेके पद्धति में क्या चलता है कि ठेके पद्धति में कोई वहां पर आदमी की योग्यता बहुत ज्यादा मायने नहीं करती है। वहां सबसे ज्यादा कुछ मायने करता है तो वह है सिफारिश। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आपको यह देखना है तो इसके लिए जो मेरे पास दस्तावेज है, अब मधुकर राउत के पहले जो मधुकर राउत जिसका मैंने नाम लिया, उनके 4 बेटे बेटी है। मधुकर राउत उनके ड्राइवर है आयुक्त के? हाँ, आयुक्त के ड्राइवर है। उनके 4 बेटे बेटी है। बेटा है जितेंद्र मधुकर राउत, बेटी है मानसी मधुकर राउत, अपर्णा मधुकर राउत उर्फ अपर्णा जयदेव वेती, और सृष्टि मधुकर राउत उर्फ सृष्टि सतीश वेती। ऐसे उनके कुल यानी कि 4 बेटे बेटी को महानगर पालिका में ठेका पद्धति में नौकरी में लिया गया, और 5वें खुद मधुकर राउत। अब भले ही उनकी जो सैलरी है महानगर पालिका आयुक्त अपने जेब से देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महानगर पालिका आयुक्त को भत्ता मिलता है, भाड़ा भत्ता मिलता है, वाहन चालक भत्ता मिलता है, तो वो पैसा तो पब्लिक का ही है। तो पब्लिक का पैसा एक ही घर में जा रहा है, और दूसरी तरफ शहर में लोगों के पास कामकाज नहीं है। अब रही बात इनको 2022 के बाद, अभी ये प्रशासकीय काल में लिया गया अलग अलग टप्पे टप्पे में, उसका भी दस्तावेज मैंने निकाला। जो इनकी शैक्षणिक योग्यता है वो एसएससी है अपर्णा मधुकर राउत की। उसने सिपाही की मांग की, उन्होंने 2 बार अर्ज किया, 2 बार उनका ये एक्चुअली जो दस्तावेज है ये महानगर पालिका जो संबंधित ठेकेदार है, संबंधित ठेकेदार ये स्वयंभू ट्रांसपोर्ट, उसको ये टिप्पणी भेजती है कि इतने लोगों का नवीन अर्ज हमारे पास आया, उसमें से आपको किसको नौकरी में लेना है लीजिए। तो इसमें ये एक हमारे पास दस्तावेज है, उसमें उन्होंने टिप्पणी में 20 लोगों के नाम का जिक्र किया। आप देख सकते हैं आंकड़ा, 20 लोगों के नाम का जिक्र किया, और इसमें से 2 ही सगी बहनों को काम पर लिया गया। बाकी 18 लोगों की क्या योग्यता है नहीं है उसका कोई उनको काम पे नहीं ले गए। तो एक ही परिवार को फायदा मिलना चाहिए क्या?
नहीं। ये मेरा सवाल और ये मेरा मुद्दा है। स्पष्ट तौर पर वह शख्स जो मनपा आयुक्त का ड्राइवर है, उसने अपने रसूख का सहारा लेकर के अपने 4 बेटे बेटियों को भी मनपा के ठेकेदारों के मार्फत काम धंधे पे लगा दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि सैया भई कोतवाल तो अब डर काहे का। और खास तौर से यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब वसई विरार क्षेत्र में जो शिक्षित हैं वह शिक्षित बेरोजगार है। उन शिक्षित बेरोजगारों को कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन एक ही परिवार के 4-4 लोगों को मनपा अंतर्गत ठेकेदार की नौकरी करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और वही ये सब गंभीर मामला है। गंभीर मामले का खुलासा यूसुफ भाई के द्वारा किया गया। और भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। शासन नियम 2005 में देश में जनसंख्या वृद्धि रोके जाने के लिए एक कानून बना था। एक कानून है, उसमें 2005 के बाद में अगर किसी को, किसी भी महिला या पुरुष भारतीय नागरिक को 2 से 3 संतान होती है तो उसको नौकरी से वंचित माना जाता है, उसको वो चुनाव नहीं लड़ सकता, अयोग्य हो जाता है। तो यहाँ एक ही परिवार के 4-4 जन महानगर पालिका में, मतलब वो जो लहान कुटुंब वाला जो बात है वो तो कहीं नहीं आ रही। चलो ठीक है, हम उस पर नहीं जा रहे कि उनका जन्म कब हुआ था, नहीं हुआ था, क्या वो इस कैटेगरी में आ रहे कि नहीं आ रहे। लेकिन कहीं से ऐसा मुझे कहा गया कि ऐसा कोई नियम नहीं कि 4 को नहीं ले सकते। तो उनको मेरा जवाब है कि ऐसा नियम नहीं, 4 को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ठीक है, वो बात मैं मानता हूं कि ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जब 20 का नाम जा रहा है तो 2 को ही क्यों लिया जाता है, ये सवाल है। दूसरा सवाल कि ये चीज आज से नहीं है, इसके पहले 2009 से जब महानगर पालिका का गठन हुआ तब से भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके लोग कोई राजनीतिक रसूख पर तो कोई सत्ताधारियों के बल पर, एक ही घर के, एक ही परिवार के 2 से 3 लोग महानगर पालिका में है। ये बात भी डेफिनेट है, उनका भी डेटा है, आएगा। लेकिन ये प्रशासकीय काल में हुआ तो इसमें आयुक्त तो अच्छी तरह से जानते हैं। और जब कोई बड़ा अधिकारी, कहते हैं कि एक सिंपल सी कहावत है कि जितना मंत्री को पावर नहीं होता वो उससे कहीं ज्यादा पावर संतरी को होता है। सही बात। तो इस मामले में मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आयुक्त जो है अपने ड्राइवर, उनका ड्राइवर ऐसे कोई राज आयुक्त के जानता है कि वो आराम से काम निकलवा सकता है, तो उन राज पर पर्दा पड़ा रहे, या तो इसके लिए, क्योंकि ये नियुक्ति ऐसे ही तो नहीं होती है। अच्छा, इन नियुक्ति के लिए सबसे पहले जो प्रोसीजर है, कब महानगर पालिका ने वैकेंसी निकाला, इसका कोई यहाँ हमें डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वैकेंसी जब निकलती है, वैकेंसी के बाद में किसको लेना है नहीं लेना है, इंटरव्यू होता है। ऐसा कोई पद्धति नहीं होती, सिर्फ ठेकेदार को पीछे से फोन जाता है कि इनको लेना है और वहां से शामिल किया, ऐसा करके ऑर्डर निकालता है। मतलब सारे नियम कायदे जो है उन सभी को दरकिनार करके एक ही परिवार के कई लोगों को ठेका पद्धति से नौकरी पे लिया जा रहा है। और एक कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ अन्याय है जो शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। उनका हक बनता है कि वह मनपा अधीन ठेकेदारों के अंदर वह भी नौकरी पा सके, किंतु ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। अभी यूसुफ जी, इस सब मामले में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया है। अब क्या आपको लगता है कि इस खुलासे के बाद मनपा आयुक्त के कान पे जूं भी रह गई? नहीं, देख लीजिए, अभी भी बीच में जो मामला हुआ, ईडी वसई विरार तक आई, लेकिन वहां तक क्यों नहीं गई, ये तो सवाल सबके मन में। ईडी आई, ईडी का मामला था 41 बिल्डिंगों वाला मामला। ईडी ने अपने उसमें प्रेस नोट में उन्होंने जाहिर किया 41 बिल्डिंग का अगर 2006 से 12 का मामला देखा जाए तो 2006 से 12 के मामले में बहुत बड़ा कोई मामला बनता नहीं, वो काफी जूना मामला है। और अगर उसमें भी रेड्डी जो अगर है महानगर पालिका के संचालक, उप संचालक थे नगर रचना के, अगर वो उसमें वो दोषी माने जाते हैं तो तत्कालीन सहायक आयुक्त, तत्कालीन घरपट्टी डिपार्टमेंट, कई लोग हैं। अब समझ जाए कि 2006 से 12 के बीच का वो मुद्दा नहीं था, और वो मुद्दा था अभी हालिया जब टूटा उसके बाद में आरक्षण बदली किया जाना था, उसके लिए अगर ईडी ने कार्रवाई की तो आरक्षण बदली भी रेड्डी अकेले नहीं कर सकते हैं। वो प्रस्ताव बनाने वाले, वो प्रस्ताव बना के भेजा आयुक्त के पास है, और आयुक्त ने उस पर सिग्नेचर करके वो मंत्रालय में भेजा। आयुक्त सब जानते थे कि नीचे क्या हो रहा है, यहाँ लोगों को हक नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद आयुक्त ने साइन क्यों किया? सही बात है। इस मामले में सिर्फ रेड्डी ही जिम्मेदार नहीं था, आयुक्त भी जिम्मेदार था, लेकिन कहीं ना कहीं जो ईडी की सुनामी आई वह रेड्डी तक ही थम गई, है बड़ा सवाल है। आयुक्त की जांच होनी चाहिए, मेरी मांग है, और इस मामले को मैं मंत्रालय तक पाठपुरावा करूंगा, लेके जाऊंगा, क्योंकि इस मामले में ही पूरी एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए। ऐसे कि किस तरह से आयुक्त ने यहाँ पर आने के बाद अपने कार्यकाल के दौरान आयुक्त ने किस तरह से अपने पद का गैरवापर किया है। एक आईएएस ऑफिसर है, उनको सभी नियम कायदे सब मालूम है, वो कोई रस्ते चलते इंसान तो है नहीं, सबके ऊपरी है, और सबके ऊपरी होकर
जो ये नियुक्ति होती है, कुछ होती है, तो उनमें उनकी सहमति होना आवश्यक है। आपने देखा कि किस तरह से सूचना के अधिकार के द्वारा प्राप्त जानकारी ने साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार सामने है इसमें मनपा आयुक्त भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। वही सब मामले में यूसुफ भाई के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली जा रही है। अब देखना यह होगा कि तमाम मामला जो अब प्रकाश में आ चुका है उस सब के बाद अब मनपा आयुक्त की भूमिका क्या होगी, किस प्रकार के कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या ये जो भ्रष्टाचार है इस पर लगाम लगेगी या यह भ्रष्टाचार लगातार अनवरत यूं ही चलता रहेगा।